हेलो दोस्तों। आज हम वीडियो में देखने वाले हैं ये सीबीएसई के द्वारा अभी लॉन्च किया गया प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है। ये क्लास 10 के है, सोशल साइंस के। मैं चारों सब्जेक्ट्स के मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन आज हम देखने वाले हैं सोशल साइंस के हैं और हम आज सिर्फ सेक्शन ए यानी एमसीक्यू सीखने वाले हैं, क्योंकि बाकी जो पार्ट्स हैं वो मैं बाद में आपको मैं खुद सॉल्व करने के बाद आपको बता देती हूँ। बेसिकली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। बेसिकली इस क्वेश्चन पेपर को सीबीएसई ने अपलोड किया है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। रहमान इज़ अ पुअर एग्रीकल्चर लेबर एंड नीड्स अ लोन फॉर कल्टिवेशन ऑन हिज स्मॉल पीस ऑफ लैंड. Which of the following would definitely offer him a fair interest rate and flexible terms of credit? इसमें ऑप्शन है ए विलेज मनी लेंडर, बी कोऑपरेटिव सोसाइटी, सी कमर्शियल बैंक, डी रिच लैंड ओनर. आप मैं जब भी ऑप्शन बता रही हूँ आप प्लीज़ अपनी आंसर्स लिखते जाइएगा. बेसिकली मैं क्वेश्चन इसमें वो हमसे ये पूछना चाहते हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से अगर वो कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, मतलब अगर विलेज मनी लेंडर से पैसे लेंगे या कोऑपरेटिव सोसाइटी से या कमर्शियल बैंक से या फिर रिच लैंड ओनर से, अगर वो किससे पैसे लेंगे तो उनको एक फेयर इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा और डेफिनेटली एक फ्लेक्सिबल टर्म्स ऑफ क्रेडिट भी मिलेगा. टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या क्या आता है तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन आता है, कोलैटरल, फिर क्या आता है इंटरेस्ट रेट, ऐसे कई सारी चीज़ें आते हैं जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आते हैं. और एक और आता है मोड ऑफ रीपेमेंट. ठीक है. इसमें वो उनको फ्लेक्सिबल टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या मिलता है. यस यू आर राइट. अगर आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी चुना है, आंसर है कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि विलेज मनी लेंडर और रिच लैंडर तो है ही नहीं. ऑप्शन हमें कंफ्यूजिंग होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी और कमर्शियल बैंक के बीच में. अब इसमें फ़र्क ये है, बस इतना सा, पर ये है फ़र्क है कि कमर्शियल बैंक में फैन इंटरेस्ट रेट ज़रूर मिलते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल टर्म्स ऑफ क्रेडिट नहीं मिलता है. वहाँ पे जो प्रोसेस है वो फ्लेक्सिबल नहीं है. जैसे कि आपको डॉक्यूमेंटेशन, कोलैटरल, मोड ऑफ रीपेमेंट, ये सब वहाँ पे फिक्सड है, आपको वो करनी ही करनी है, आपको कोई फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नहीं मिलता है. तो इस वजह से ऑप्शन बी होगा इसके आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. शाजिया's टीचर asked her a question to which she answered Manrega 2005. What could have been the teacher's question? Option A. Name the act that was devised to implement the right to work, right to equality, right to freedom और right to education. इसमें से कौन से एक्ट के मनरेगा 2005 इसमें से कौन से एक्ट के अंडर आते हैं. बेसिकली हमारे क्वेश्चन इतना से. और एक्चुअली मनरेगा का फुल फॉर्म तो आप सबको पता ही होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है राइट टू वर्क, क्योंकि भाई राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, एजुकेशन तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आता, तो राइट टू वर्क होता है इसके आंसर. थर्ड क्वेश्चन. Which of the following steps would guarantee the welfare of the employees in the organized sector? Payment of equal remuneration to men and women at workplace. P. Q है protection of the employment of women during time of maternity. R. Prohibition of child marriage and providing relief to victims. And S. Payment of a one-time bonus to all retired employees. इसमें से हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए ओनली पी एंड एस, बी ओनली पी आर एंड एस, ऑप्शन सी ओनली पी क्यू एंड एस, ऑप्शन डी पी क्यू आर एंड एस. बेसिकली हमें इन ऑप्शंस को देख के हमें ये तो पता चल ही जाता है कि पी एंड एस दोनों बहुत सही है. जैसे कि पेमेंट ऑफ इक्वल रेम्यूनरेशन टू मैन वुमेन वर्क प्लेस और पेमेंट ऑफ वन टाइम बोनस टू ऑल रिटायर्ड एम्प्लॉइज़, ये दोनों सेम है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस जो है वो चारों में से सिमिलर है. ये एमसीक्यू के ऑप्शंस एलिमिनेट करने का एक तरीका हो सकता है. अब क्यू एंड आर में होता है हमारी है कि वो दोनों सही है या क्यू सही है या फिर आर सही है. यही 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास फ़िलहाल, और या फिर दोनों गलत है. इसमें से अगर हम क्यू के पार्ट देखेंगे तो उसको हम छोड़ देते हैं. अब आर देखते हैं. प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड प्रोवाइडिंग रिलीफ टू विक्टिम्स.
ऑर्गेनाइज सेक्टर और ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज इन प्रोवाइडिंग रिलीफ टू विक्टिम्स, इसमें कोई भी मतलब सिमिलैरिटी हमें देखने को नहीं मिल सकता है। इसी वजह से क्यों होता है इसकी करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, which one of the following is not an example of the process of globalization? A. Google's headquarters being in California with multiple offices across the world. B. Railways being the largest public sector undertaking employer in India. C. McDonald's introducing Mac Aloo Tikki especially for the Indian menu. And D. Spanish family having masala dosas for their weekend breakfast. जनाब, इसमें हमें पूछा गया नॉट एन एग्जाम्पल, मतलब जो एग्जाम्पल नहीं है ग्लोबलाइजेशन का। सो गूगल के हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया में और मल्टीपल ऑफिस अक्रॉस द वर्ल्ड है, तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि ये एमएनसी का एग्जाम्पल है जो एक जगह पे ऑफिस खोल के पूरी वर्ल्ड में बहुत सारे ऑफिस खोल के अपना जो इस्टेब्लिश मतलब वो कर देता है, ग्लोबलाइजेशन है वो। भाई सी में आता है मैकडोनाल्ड्स इंट्रोड्यूसिंग मैक आलू टिक्की फॉर स्पेशली इंडियन मेनू। अब देखिए मैकडोनाल्ड्स जो है वो इंडियन कंपनी नहीं है, लेकिन मैक आलू टिक्की इंट्रोड्यूस किया है स्पेशली फॉर इंडियन मेनू। मतलब यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है थ्रू फूड। फर्स्ट केस में हो रहा था एमएनसी के थ्रू, थर्ड में हो रहा है फूड के थ्रू। हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा था शायद कि फ्लो ऑफ लेबर, कैपिटल एंड ट्रेड के अलावा ये जब सिल्क रूट से हम जाते थे तो उस टाइम से ही मतलब हम बहुत सारे फूड को एक जगह एक नेशन से दूसरे नेशन हम कर रहे थे, हमारे कल्चर एक्सचेंज होते हैं, तो इसका एक एग्जांपल है। नेक्स्ट, स्पेनिश फैमिली हैविंग मसाला डोसास फॉर द वीकेंड ब्रेकफास्ट, ये भी सेम, ये भी फ्लो ऑफ ग्लोबलाइजेशन थ्रू फूड है। सो अभी एक बच गया बी ऑप्शन बेचारा, वो ऑप्शन ये है कि रेलवेज बीइंग द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉयर इन इंडिया। मतलब ये सिर्फ एक कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि कई सारे कंट्रीज़ के बारे में। सो इसका आंसर होगा बी। फिफ्थ क्वेश्चन, मैं आज 5 क्वेश्चंस करा रही हूँ, बाकी मैं बाद में करती हूँ क्योंकि अभी बहुत टाइम लग रहा है। Fifth question, a multinational company or an MNC is a corporate organization that owns and controls production in more than one country. Accordingly, which of the following countries has the best potential for an MNC to be set up? देखिए यहाँ पे एक MNC है, उसकी खोलने के लिए कई सारे यहाँ पे ऑप्शन कंट्री WXYZ दिया गया है, उसमें से कौन सी कंट्री में MNC खोलने का एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। W में है रिच कल्चर एंड एम्पल बायोडाइवर्सिटी, हमें कोई लेना देना नहीं है इससे। कंट्री एक्स प्रोवाइड्स लोन टू फॉरेन कंपनीज इजीली एट हाई इंटरेस्ट रेट। शायद आपको अगर याद है तो जो यूएस वर्ल्ड वार के बाद जो हिट हुआ था ग्रेट डिप्रेशन के बाद, उस टाइम पे बोला गया था यूएसए का प्रॉब्लम ही यही था ना कि वो एक्चुअली नहीं, आई एम सॉरी, देखिए यहाँ पे लोन प्रोवाइड करते हैं हाई इंटरेस्ट रेट में, हमें चाहिए एक अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट में, क्योंकि भाई वो एमएनसी खोल रहे हैं तो उनको हाई इंटरेस्ट रेट देना मतलब वो प्रेफर नहीं करेंगे। तो वो एक कंट्री जेड में अगर हम देखते हैं तो इट हैज़ अ रूल विच अलाउज पीपल फ्रॉम अ स्पेसिफिक रिलीजन टू कंडक्ट बिजनेस फ्रीली। ये तो ग्लोबलाइजेशन और एमएनसी का बिल्कुल भी डेफिनेशन फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि रिलीजन को इससे कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। सो कंट्री वाई हैज़ अ एजुकेटेड वर्क फोर्स रेडी टू वर्क फॉर एफोर्डेबल रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी। सो कंट्री वाई के पास एक एजुकेटेड वर्क फोर्स है जो कि बहुत रेडी है, वो भी अफोर्डेबल सैलरी में काम करने के लिए। हमें तो यही चाहिए ना, एक एमएनसी खोलने के लिए एक अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ लेबर चाहिए, एक अच्छा मार्केट चाहिए, यही तो फैक्टर्स अफेक्टिंग है। और फिर हमें चाहिए एक टेक्नोलॉजिकली एक डेवलपिंग या फिर एडवांस्ड कंट्री। सो ऐसे जो भी आता है वो हमें एमएनसी खोलने के लिए एक बेस्ट प्लेस हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको बाद में कल डिस्कस करती हूँ या फिर कभी और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ। टिल देन पढ़ाई कीजिए, मुझे भी करना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय, गुड नाइट।